सामने है मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में है ख्वाब वो ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए जमीन ना छोड़ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में, जो राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत से लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मौलिक अधिकार के बहुत सारे वीडियोस आए थे, आप लोगों को इतना सारा प्यार स्नेह मिला, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम कई सारे चैप्टर्स लेकर के सामने आए थे आपके, और उनको बारी बारी से हमने समझने का प्रयास किया था और याद भी साथ साथ में किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताएंगे राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज उन क्वेश्चनों को हम लगाने का प्रयास करेंगे और इससे जुड़ी हुई सभी बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, पहली बात तो ये क्या है, इसको परिभाषा के अनुसार समझ लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब ऐसे सिद्धांत जिनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना व राज्य में रहने वाले नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक एवं राज्य स्तर, राजनीतिक स्तर पर विकास करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य में जितने भी नागरिक रह रहे हैं उसमें आर्थिक स्थिति पे और राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर उनका विकास करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों? भाग 4 में देखने को मिलते हैं। और हमारा भाग 4 जो है भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक क्या है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बाद जो भाग 4 है उसमें क्या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इससे पिछले जो हमने बताया था दोस्तों। अब चलिए आप क्वेश्चन को जोड़ने का प्रयास कीजिए जिससे हमें लंबे समय तक चीजों को याद कर सकते हैं। तो अब भाग 4 में क्या हुआ, 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे। अब इससे पहले भाग 3 में क्या था, मौलिक अधिकार थे हमारे, और उससे पहले क्या था, नागरिकता थी। ठीक है दोस्तों, तो अब भाग 4 को हम समझेंगे। आर्टिकल 36 लेकर 51 तक क्या है, पहले इनसे जुड़े हुए कुछ बातों को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये इसकी प्रेरणा हमें आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई है। आयरलैंड के संविधान से इसकी प्रेरणा ली गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये सिद्धांत में क्या क्या दिया है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहली बात तो दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं हमें इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब न्यायालय में हम इनको चुनौती नहीं दे सकते, जबकि मौलिक अधिकार जो हमने पढ़ाया था उसको आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या नहीं प्राप्त है दोस्तों? संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किनको? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से आए। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम आया था 1935। ठीक है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया, और 1935 में ही ठीक है एक अनुदेश प्रपत्र था। क्या था दोस्तों? अनुदेश प्रपत्र। अनुदेश प्रपत्र, ये अनुदेश प्रपत्र को ही भारतीय संविधान में ठीक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाविष्ट किया गया। कोटेशन पूछे जाते हैं, तो पहला कोटेशन यही है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा के अनुसार पेश किया जाएगा। ये कोटेशन जो था वो केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? केटी शाह ने। दोस्तों दूसरा कोटेशन हमारा आता है कि पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इनको हम इंग्लिश में
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से मतलब शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर जो था वो टीटी कृष्णाचार्य ने कहा। किसने कहा था? भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर, स्थायी कूड़ाघर, ये टीटी कृष्णाचार्य ने किसने दी थी दोस्तों? टीटी कृष्णाचार्य। मैं नीचे लिख देता हूं, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर टीटी कृष्णाचार्य ने। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। फिर एक कोटेशन और आता है, तीसरा कोटेशन है हमारा कि जो डीपीएसपी जो है, ठीक है, क्या है? डीपीएसपी जो है वो डीपीएसपी सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? डीपीएसपी सामाजिक क्रांति को क्या बढ़ावा देते हैं। ये कथन ग्रेनिव ऑस्ट्रिन का था। किसका था? ग्रेनिव ऑस्ट्रिन। तो ग्रेनिव ऑस्ट्रिन के द्वारा कहा गया है कि डीपीएसपी जो है वो सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देते हैं। फिर टीटी कृष्णाचार्य जी ने कहा डीपीएसपी मतलब राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है, टीटी कृष्णाचार्य ने कहा। और डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा? इच्छा के अनुसार अदा किया जाएगा। वो एक कोटेशन किसने कहा? केटी शाह ने कहा। ठीक है दोस्तों, तो कभी यहाँ से अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोटेशन पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं अब इसके आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक क्या क्या बातें कही गई हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए दोस्तों, इससे जुड़े हुए कुछ अनुच्छेदों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं कुछ अनुच्छेद लिख लेता हूं। अनुच्छेद 36 हो गया, चूंकि 36 से 51 के मध्य हैं, तो 36 से 51 तक हमें देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद 37 हो गया, अनुच्छेद 38 हो गया, और अनुच्छेद 39 हो गया, और अनुच्छेद 39 का हो गया। चलिए दोस्तों, पहले इन 5 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इनमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 36 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा दी हुई है। क्या दी गई है दोस्तों? परिभाषा दी गई है, जो आर्टिकल हमें 12 में भी देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे क्या है? परिभाषा है। फिर अनुच्छेद 37 में बात कही गई है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो कौन? डीपीएसपी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इनको। तो डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 37 में बात कही गई है डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब आप डीपीएसपी न्यायालय में बदले नहीं जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 37 हो गया, 36 हो गया। 36 में परिभाषा दी हुई है, 37 में क्या है? डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और फिर 38 में बात कही गई है कि जो राज्य के जो नागरिक होंगे उनको सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एवं आर्थिक स्तर पर न्याय की बात कही गई है। किसकी बात कही गई दोस्तों? सामाजिक स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात कही है। किसकी बात कही है? न्याय की बात कही गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 38 भी समझ में आपके आ गया होगा। फिर समझते हैं 39 में दोस्तों संसाधनों का उचित वितरण की बात कही गई है और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। ठीक है, तो संसाधनों
का उचित वितरण, व समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो संसाधनों का उचित वितरण व समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन से आर्टिकल में कही गई? 39 में कही गई। समान कार्य के लिए समान वेतन का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि भारत सरकार किसी भी पद पर एक जेंट्स को लगाती है और एक लेडीज को लगाती है और काम दोनों समान कर रहे हैं तो उनको वेतन भी क्या होगा दोस्तों? समान दिया जाएगा। ऐसा नहीं पुरुष को ज्यादा दे दिया और महिला को वेतन कम मिले, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 39 में कहा गया है संसाधनों का उचित वितरण व समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। चलिए दोस्तों 39 का को समझते हैं। किसको समझते हैं? 39 का को समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने 39 में आपको बताया था, 39 का में भी समान न्याय, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई। किसकी बात कही है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पांचों आर्टिकल समझ में आए होंगे। चलिए इनको रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में हमें डीपीएसपी की परिभाषा मिलती है। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी जो है हमारे वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और आर्टिकल 38 में क्या देखने को मिलते हैं? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात कही गई है। और 39 में क्या है? संसाधनों का उचित वितरण व समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पांचों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इन पांच को अलग से आप याद कीजिए। शेष बचे हुए अब उसको समझ लेते हैं। तो इसको मैं पहले रफ करता हूं, उसको समझने का प्रयास। कुछ आगे के आर्टिकल समझ लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल हमने 39 का तक यहां तक समझा था। फिर आगे आता है हमारा अनुच्छेद 40 मिलता है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 44। ठीक है, अब चलिए इन पांच को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं अलग से। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में पंचायत के गठन की बात कही गई है। मतलब पंचायतों का गठन आपको कहां मिलता है देखने को? पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के तहत होता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हमारा ये है। ठीक है, तो फिर आर्टिकल 41 में दोस्तों कुछ दशा में काम की बात कही गई है। ठीक है, तो कुछ दशा में काम की बात कहां कही गई है? आर्टिकल 41 में हमें कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 42 में अब काम तो मिल गया, पंचायतों का गठन हो गया, पंचायतों में रहने वाले कुछ लोगों को काम भी मिल गया। ठीक है, अब फिर काम क्या होना चाहिए? मतलब न्याय संगत होना चाहिए, है ना, और मानवीय दशा होनी चाहिए। तो आर्टिकल 42 में मिलती है देखने को। कार्य क्या होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए व मानवीय दशा होनी चाहिए, मानवीय दशा। ठीक है दोस्तों, तो एक मतलब न्याय संगत कार्य होना चाहिए और दशा कैसी होनी चाहिए? मानवीय। ठीक है, जो मानव आसानी से कर सके। ठीक है दोस्तों, तो जो आर्टिकल अब 3 आपने समझा, चलिए इसको रिकॉल कर लेते हैं। बाद में 2 को समझने के पश्चात फिर रिकॉल कर लेंगे, हमें याद हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो याद करना बहुत सरल है। ठीक है, चीजों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे जोड़ा पंचायतों में, आप कैसे भी जोड़ सकते हो इसको। पंचायतों का गठन हो गया, उसमें पंचायतों के गठन में नागरिक रहेंगे, है ना, तो नागरिकों को कुछ काम भी चाहिए होगा, तो कुछ दशा में काम की बात कही गई है। कौन सा आर्टिकल में? 41 में। अब काम कर लिया, है ना, तो काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय होना चाहिए। तो मानवीय की बात हो गई।
ठीक है। अब आर्टिकल 43 में क्या काम आपने कर लिया, तो निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है दोस्तों? निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो जो पंचायतों का गठन हो गया, मनुष्य रहने लगा उसमें और उसे काम भी मिल गया कुछ दशा में। और काम मिलने के बाद काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय होना चाहिए। अब काम तो कर लिया आपने, अब क्या आपको मजदूरी भी तो मिलनी चाहिए, है ना। तो मजदूरी की बात, निर्वाह मजदूरी की बात और कुटीर उद्योग की बात कहाँ गई? आर्टिकल 41 में कही गई है। फिर आप पढ़ते हैं आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है दोस्तों? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात कही गई आर्टिकल 4444 में। ठीक है, मतलब कैसे, जब ये 44 क्या है? एक समान है, तो समान नागरिक संहिता की बात किसमें गई? आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 43 हमने पढ़ा, फिर 44 पढ़ा। चलिए इसको रिकॉल करते हैं। 43 में क्या है? निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। क्या है? निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। फिर आर्टिकल 44 में क्या? समान नागरिक संहिता, है ना। मतलब समान नागरिक संहिता का मीन्स है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दी जाएगी। मतलब नागरिकों की एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है। ठीक है, तो अब ये 5 आर्टिकल को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना। तो आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन है। आर्टिकल पंचायतों का गठन हो गया, अब इंसान उसमें रहने लगेगा, तो कुछ क्या दशा में काम, मतलब खाली थोड़ा ना रहेगा, मतलब कुछ काम भी उसे होना चाहिए, तो कुछ दशा में काम अगला आर्टिकल। फिर काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए व मानवीय होना चाहिए, है ना। फिर जो कार्य न्याय संगत हो गया, अब क्या काम कर लिया आपने, अब काम करने के बाद शायद आपको निर्वाह मतलब मजदूरी भी मिलनी चाहिए, है ना। तो निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 41 में कही गई है। फिर हमारा अनुच्छेद अगला आता है, समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पार्ट 2 जल्दी हम आपको लेके आएंगे, तो आप इसको पढ़ते रहिएगा और पढ़ाई में मन लगाइएगा। दोस्तों देखिए, बहुत सरल है पढ़ाई करना, ठीक है, बस एक बार मन लग जाए तो हम चाहते हैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना। ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। और इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।